अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ये ले लिया अखिलेश और कांग्रेस ने, तो ऐसा नहीं है कि मायावती, मैं आऊंगा आपके पास, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उस पर शायद कबूल जी कुछ कहें। मायावती ने 24 में दिए, उनको नहीं मिला, तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि लौट के मायावती के साथ फिर नहीं खड़ा हो सकता है मुसलमान देखिए, 27 में? उसका भाई इसमें कोई शक नहीं है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, देखिए मुस्लिम मतदाता का जो फिलहाल मुझे मिजाज दिख रहा है, जो उस कम्युनिटी का टेम्परामेंट दिख रहा है, उसमें खासतौर से मायावती, तमाम हम देख रहे हैं, चाहे आरएसएस का मामला हो या तमाम मुसलमानों से जुड़े बिल्कुल। हों, या जो खासतौर से कांवड़ रूट वाला मामला हो, हर मुद्दे पे मायावती का सबसे, अखिलेश यादव से पहले ट्वीट आया है, रिएक्शन जो है मायावती ने उनसे पहले दिया है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में मायावती को लेके अविश्वास की कमी बहुत ज्यादा है। आज नहीं, जब मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी 2007 में रही, उस वक्त भी अगर आप मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो बसपा के पक्ष में केवल जो है 38% वोट जो है, मैं भले ही कोई और आंकड़ा नहीं, सीएसडीएस का ही आंकड़ा रहता है, तो मैं उसी के आधार पर कहूंगा 38% मुसलमानों ने ही वोट दिया था। उस वक्त भी मुसलमानों का वोट जो है 55% से ज्यादा जो वोट है वो जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। यानी कि जो चुनाव सपा हार रही थी और मायावती जीत रही थी, उसमें भी मुसलमानों की भूमिका मायावती की तरह। तो दरअसल माया बसपा के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है मुसलमानों में, कि वो अविश्वास की कमी, मायावती को लेकर विश्वास नहीं हो पा रहा है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टीम ने बसपा को बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव खड़ा करके मुसलमानों से और भी दूर कर दिया। और इस चुनाव में जो, क्योंकि जो चुनाव हो रहा है अब, हो भी जाता बीजेपी है ना बनाम, कबूल जी। या जी, बी टीम बने क्यों ना, संजय सेठ को वोट देना है तो उमा शंकर सिंह वोट देंगे, फिर बाद में भले अपनी बात पलट ले। 19 में गठबंधन तोड़ा, उसके बाद कहा कि अब कुछ भी हो, मेरा पहला मकसद समाजवादी पार्टी हारे, वो दिए ना उन्होंने ये। और नहीं, अगर सपा हारेगी इसका मतलब ये तो ये नहीं हो गया ना कि वो अब बीजेपी के साथ यूपी मिली। में विजय एक जी, मिनट, ठीक अगर है, अगर मुलायम सिंह यादव सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं, तो क्या वो बीजेपी के दुश्मन है या हितैषी हैं? इसको क्या कहेंगे? ये बीजेपी के तर्क साथ हो मिलके सकता है अगर वो कि आप बीजेपी दे के सुर सकते में हैं सुर अपने मिलाते तर्क हैं। से। उन्हीं नहीं में नहीं नहीं 2006 में 7 में सारे सभी लोग जानते हैं, फिरोज जी सबसे सीनियर हैं, कि उसी न्यूक्लियर डील पर मुलायम सिंह और अमर सिंह चले गए थे। ये समय होता है राजनीति में, किसी एक बात को हाँ, तो विजय जी वही ने बात है, बिल्कुल समय सही तो बात समय कही। की बात है। तो विजय जी, आपको क्या लग रहा है इस समय, जो आप अपनी बात कहना चाह रहे थे जब मैंने कबूल जी से इंटरप्ट किया, आपको क्या लग रहा है? मतलब ये हीरो तो हो गए, ये पैनल ने कमोवेश मान लिया है डॉक्टर सुनील कौशिक को छोड़ के, लेकिन लड़ाई तो लड़ेगी ना। भाजपा के पास बड़ा तंत्र है, हमें नहीं भूलना चाहिए। वो मध्य प्रदेश में बाजी पलट लेती है, चौथी बार आ जाती है, एंटी इनकम्बेंसी हरा देती है। पार्टी को ऑर्डर में लाने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो बहुत 14 टाइम साल है, वेकअप कॉल है ये भाई, अभी 2.5 साल है पार्टी को चुनाव ऑर्डर में में। आने में 12-14 साल लग जाएंगे भाई साहब। अब मैं आपको कहानी बता देता हूँ छोटी सी। कल्याण सिंह को निपटाया था और उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता आए, फिर राजनाथ सिंह आए। 2002 में सिर्फ 88 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती जी। और भाजपा ने सपा के साथ, बसपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, बीजेपी ने विधानसभा भंग नहीं होने दी, कह दिया कैबिनेट में एनोनिमस फैसला नहीं हुआ है। इन्होंने विधानसभा बचाई और सपा की सरकार भाजपा ने बनवाई 2003 में। 2003 में। और ये जो सरकार बनाई उसके बाद 2004 के, चूंकि ओबीसी बड़े पैमाने पे सपा के साथ चला आया था, तो सपा को दो फायदा हुआ 2002 और 4 में। पहली बार 2002 में 144 सीट विधानसभा में जीती थी और पहली बार 35-36 सीटें लोकसभा में। कबूल जी कंफर्म कर दीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 35 सीटें 2004 में जीत गई। एनडीए की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। सरकार किसने बनवाई थी? भाजपा ने। अगर विधानसभा भंग हो जाती तो शायद सरकार न बनती सपा की, लेकिन फिर वो 2007 तक चली और फिर बसपा की सरकार आई, फिर सपा की बहुमत की सरकार आई। तो देखिए, बीजेपी और बीजेपी के जो मैनेजर हैं, वो अपने किए पर ही उनको पछतावा होता है, लंबे समय तक होता है। और वो दौर मैं फिर से शुरू होता हुआ देख रहा हूँ। इसकी वजह ये है, देखिए मुस्लिम समाज की, अभी आप, मैंने जो उंगली उठाई थी इसलिए उठाई थी, आपने पूछा था कि मुस्लिम समाज को क्या मिलेगा, और कबूल जी भी उस पर कुछ बोल रहे थे।
मुस्लिम समाज सिर्फ एक चीज चाहता है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को हटाना। एक एजेंडा है उसका। इसके लिए वो पूरे तरीके से शांति से, शिद्दत से, एकदम स्थिरता से वो इंतजार कर रहा है और सिर्फ एक एजेंडा है उसका कि हमें बीजेपी को हराना है। इसके लिए हम साक्य को भी वोट देंगे, कुशवाहा को भी वोट देंगे, निषाद को भी वोट देंगे, कुर्मी को भी वोट देंगे, ब्राह्मण ठाकुर आएगा तो उसको भी दे देंगे। तो वो और यही ट्रेंड यादव समुदाय में भी है कि पहले अपनी सरकार लाओ। तो पहले अपनी सरकार का जो इनका एजेंडा है, ये जो कुछ चाहेंगे सरकार बनने के बाद चाहेंगे। सपा की जिस दिन सरकार बन जाएगी उसके बाद मुस्लिम लीडरशिप अपनी डिमांड तब रखेगी, उसके पहले डिमांड नहीं रखेगी। ये अभी बीजेपी के ही पिच पे सपा है। आप ये देखिए, बीजेपी जहां थी वहीं 22 में बीजेपी का जो वोट बैंक कह लीजिए, 19 में जो बीजेपी का वोट बैंक था, वही वोट बैंक सपा के साथ आया है। और इस बात से खुश कौन है? यादव और मुसलमान खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि भाजपा कमजोर हुई है। अब उन्हें 27 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब इसमें तीसरा वर्ग जो सबसे ज्यादा अभी प्रसन्न है, वो राजा भैया की टीम है, क्षत्रिय समुदाय है। क्योंकि उसे लग रहा है कि हमारा जो देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 हेट्रोजेनियस सोसाइटी मानी जाती थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, लेकिन अब इसको मैं 4 रखता हूं। 4 इसमें कौन कौन 2 नए शामिल हुए? इसमें यादव और कुर्मी भी शामिल। अब ये अपने तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुर्मी भी अपने तरीके से वोट कर रहा है, यादव अपने तरीके से वोट कर रहा है। मुस्लिम में तो अच्छा, एक और जो पेचीदा मामला दिख रहा है कबूल भाई, पसमानदा को लेकर कांग्रेस अभियान शुरू करने जा रही है, पसमानदा मुस्लिम को लेकर। और पसमानदा मुस्लिम का अभियान अगर कांग्रेस शुरू कर रही है तो मुस्लिम तो ऐसे ही राहुल गांधी का इस समय फैन है। कोई भी राहुल गांधी के बिना तो वो कोई चीज सोचते ही नहीं है। तो एक बहुत रोचक परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम पसमानदा को अपने साथ जोड़ेगी तो भविष्य में शायद मुझे ऐसे संकेत मिलते हैं कि कुछ टकराव सपा और कांग्रेस के बीच में होने की संभावना दिखती है। क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसके फ्यूचर में उत्तर प्रदेश में जो सरकार के 89 में गई थी उसे वापस पाना चाहेगी। कांग्रेस निश्चित तौर पे कोशिश करेगी और अपने दम पे पाने की उनकी ख्वाहिश होगी। वो बहुत लंबे समय से कांग्रेस की ये इच्छा है, जिसे वो जब पूरी होगी तो निश्चित तौर पे वो खुश होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, इन सारे चेंजेस में जो अवेयरनेस आ गई लोगों में, उन सारी चीजों को आपको भाई देखिए, सारी चीजें होते हुए भी अगर मोदी को अति पिछड़ा दलित छोड़ रहा है, भाजपा को छोड़ रहा है और वो सपा के साथ जा रहा है, तो उसने सारे कैलकुलेशन कर लिए होंगे। वो बहुत ही स्वाभाविक तौर पे नहीं गया, क्योंकि उसने तो कोई संकेत भी नहीं दिया पहले कि हम जा रहे हैं। कोई संकेत उसने नहीं दिया मतदान के पहले, किसी को मालूम नहीं पड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मालूम नहीं पड़ा। और फिरोज जी, जो कबूल जी जिस वोट को टेम्परेरी कह रहे थे, मैं थोड़ा टॉपिक से कि क्योंकि ये मान लेते हैं कि अब अखिलेश जो तय करेंगे वो विधान परिषद का विधानसभा में भी हो जाए, लेकिन बात असली वही है कि 27 की तैयारी है। ये भी तय है कि 27 में जीतेंगे और लड़ेंगे भी तो अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री भी बनेंगे आके। तो वो अपने लेफ्टिनेंट तो ऐसे खड़े करेंगे ना कि जो ये ना लग जाए कहीं तोड़ के ले जाएं। 2016 याद कीजिए ना। नहीं, देखिए, एक अभी जो सामाजिक परिदृश्य की बात हो रही थी उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, फिर उस बात पर आता हूं। एक दौर था जब क्षत्रियों का जितना वोट बैंक हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा वो प्रभाव छोड़ा। यही स्थिति ब्राह्मणों के साथ थी और यही मुस्लिम अशराफ के साथ, कि जितना वो थे समाज पर उससे कहीं ज्यादा उनका नियंत्रण। आज भले ही आर्थिक और सामाजिक विषमता में कमी ना आई हो, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि बौद्धिक विषमता में कमी आई है। अब अगर मुस्लिम अशराफ, क्षत्रिय या ब्राह्मण ये सोचे कि इस समाज को मैं हाँक ले जाऊंगा, तो वो बहुत दूर की कौन हो चुकी है। हर वर्ग में इतनी बौद्धिक क्षमता आ चुकी है कि वो अपना भविष्य और अपनी समस्याओं को पहचानने लगता है। आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं, सामाजिक विषमताएं मौजूद, तो उस चीज को रोका नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव अगर किसी को प्रमोट नहीं करेंगे
नॉन यादव ओबीसी को, तो भी उनका नेतृत्व उभरना है। बिल्कुल। अगर मुसलमानों में पसमानदा नेतृत्व को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो ये समय की मांग होगी कि वो पसमानदा नेतृत्व आगे उभर के सामने आए। तो ऐसे में बेहतर ये है कि फिसल पड़े तो हर गंगे, मान लिया जाए कि हम खुद ही इनका समर्थन कर रहे हैं, हम तो स्नान करने ही आए थे, फिसलन नहीं हुई। इस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं। और शिवपाल यादव जी के बारे में कह दूं कि वो ग्रंथी अखिलेश जी के साथ अभी भी मौजूद है। मुझे लगता है कि अपर्णा यादव का परिवार छोड़ना और हमलावर होना जिस तरह से, उसके पीछे वो आज भी शिवपाल यादव की शह को प्रमुख कारण मानते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी अभी तक दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं। देखिए, फिरोज जी ने बिल्कुल लाइन खींच के बता दिया कि, और जो शायद मैंने सबसे पहला कबूल जी सवाल किया था कि शिवपाल यादव कैसे अपने को घर, जब सही था तो सब जीत लिए, अगर नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ होगा, और आप उस लाइन को कह रहे थे। लेकिन ये तो तय है, अभी मुझे भी ये लगता है और मेरी भी समझ इतनी तो है कि अभी जो अखिलेश कहेंगे वो यस मैन होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और वोट भी यूपी में अखिलेश के ही चेहरे पर मिलना है। बस ये है कि जो विधानसभा सत्र रहेंगे उनमें लड़ कैसा पाता है। जो रागिनी सोनकर का इशारा कर रहे थे विजय उपाध्याय जी, मुझे तो लगता है पल्लवी पटेल ने जल्दी ना की होती तो इस समय तो सबसे बढ़िया कार्ड उनके पास पल्लवी पटेल था जिसको खेल लेते। देखो चौहान साहब, पूरे देश में हर प्रदेश की राजनीति की आप समीक्षा कीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश आज जिस माने पे खड़ा हुआ है कि सरकार जाते जाते रह जाए तो उसके मायने कुछ अलग हो, या तो सरकार खत्म हो जाए बिल्कुल। जैसे बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत की आई, दोबारा वापस नहीं आई, तो बसपा को चांस नहीं दिया प्रदेश की जनता ने कि गलतियां सुधार लो आप। अखिलेश जी की सरकार आई, बिल्कुल चली गई। आज जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे लोकसभा को लेकर के है चाहे विधानसभा को लेकर के है, 2017 और 2022 में ये डिफरेंस हम देखेंगे। भाजपा के पास चांस है बदलने का, और जो कल परसों का जो बजट आया उसमें आपने देखा, गुजरात में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आप देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखिए, जब लगता है किसी भी पार्टी को कि सरकार जा रही है और जाते जाते बच जाए तो वो अपनी नीतियों में बड़ा सॉफ्टनेस लाती है। तो जो आज अखिलेश यादव, मगर विजय जी ने बड़ा उसको लाइन खींच कहा कि जिस तरीके से सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी में जिस तरीके की गुटबाजी चल रही है उसमें जितना वो एक कहावत है ना, जितना मर्ज का इलाज किया उतना ही दर्द और बढ़ता गया। कौन सी गुटबाजी चल रही है? पहले वाले में भी तो अखिलेश यादव ने ऑफर दिए मौर्य जी को, पहली बार सरकार, सुनो ना, 150 विधायक जब बैठ जाएं सरकार के खिलाफ एक साथ, पिछले कार्यकाल में नहीं था क्या? पिछले कार्यकाल में ये लोग नहीं रो रहे थे क्या? अब 10 साल पिछले कार्यकाल में प्रदेश स्वतंत्र देव को बनाया जाता है, तत्काल हटाया जाता है स्वतंत्र देव को, ये सब पहले भी था। तो केपी मौर्य ने अपनी हैसियत दिखाई 2022 में। क्या दिखाई? विधान परिषद का नेता ऐलान करने के बाद, विजय जी अगर मैं गलत 2022 में केपी मौर्य जीत जाते और अपनी औकात दिखा देते, समझ में आ जाता। केपी मौर्य खुद हार गए, खुद तो जीतते ना कम से कम, तब कॉलर सतर करके चलते वो राजनीति में। वो देवेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, वो फतेह बहादुर सिंह की बात कर रहे हैं। अभी भी आजमगढ़ के कबूल जी जिस विधायक ने कहा पिछले अधिकारी सुन नहीं रहे, वही बिल्कुल मैं इस बात से हूं। लेकिन 2022 के चुनाव में तमाम बीजेपी के नेताओं ने जो आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी से आप चुनाव लड़वा लीजिए, ब्यूरोक्रेसी जिता देगी। 2017 और 22 के बीच में भी ब्यूरोक्रेसी का यही हाल था। और तमाम आगरा का विधायक खंडेलवाल, फिरोजाबाद के विधायक असीजा जी, ये तो धरने पे थाने पे बैठ गए, इंस्पेक्टर सुनने तैयार नहीं थे इनकी, 3-3 दिन धरने पे बैठे रहे। मैं आप सबसे 30 सेकंड इस बात पे जरूर लूंगा। लेकिन आप देखिए जो चीजें हैं, जैसे नकवी साहब ने कहा कि पहले ब्राह्मणों का, ठाकुरों का था, अब नहीं है, वो अब भी नहीं है। यदि बौद्धता के आधार पर आप किसी के साथ खड़े होते तो एक बार बसपा, एक बार सपा और एक बार बीजेपी नहीं आई होती। वो भी कंफ्यूज हैं कि आज इनके साथ खड़े हो गए, अब यहां कुछ नहीं मिला उनके साथ चले गए, वहां नहीं मिला इनके साथ चले गए। ये है राजनीति में, इसको समझना पड़ेगा।